हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम रतन द्विवेदी, आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपके सामने फिर आया हूं लिक्विड सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर के लिए। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया कि भाई आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, राउल्ट्स लॉ कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे बनते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है, सब अपन ने बात की। फिर अपन ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन की बात की कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब हम लोग आज बात करेंगे इसके अगले पार्ट की, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बात जरा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, बात जरा समझिए। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसी कोई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं होती। ये तो हो गया। दूसरा, अब ये हुआ कि ये समझें कि यार ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो बात समझिए, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स on the net number of particles, समझिएगा, the properties which depends on the net number of particles of the solute, not on the nature of the solute, are known as colligative properties. This means कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझें कि अगर मान लो आपने 2 मोल यूरिया लिया एंड 1 मोल NaCl लिया, समझो, तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि यूरिया जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी आयंस में टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप NaCl को देखोगे तो Na+Cl- 2 आयंस में टूट जाएगा, तो एक तो था लेकिन ये हो जाएगा 2, यानी नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या बात समझ में आ गई? यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो नेट नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनको नेचर से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं कैसे आती। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर अराइज्ड व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट। यानी समझो, these properties are arised only when a non-volatile, non-volatile का मतलब होता है बेटा जो वेपर में न जाए, non-volatile solute is added in the वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये तभी अराइज होती हैं जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth beta, osmotic pressure। ये जो है ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, समझो। और एक आपको बता दें क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। ये सब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो जो है अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे होंगी, क्या होगा इनका एप्लीकेशन। बात जरा समझी जाए तो पहला नंबर है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा समझो। क्लियर? होता क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है समझो, तो इसका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा वो आएगा P नॉट, मान लीजिए। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपका P नॉट आ गया। प्योर सॉल्वेंट है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपने क्या किया कि वही सॉल्वेंट लिया और इसमें जो है आपने अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, a non-volatile solute is added। नॉन वोलाटाइल सल्यूट आपने ऐड किया। जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया, क्या ये बन गया सॉल्यूशन? बोलो। सो अब यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हुआ ये हो गया PS। क्या PS का वैल्यू XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, ठीक है? ये A है और प्योर सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं बेटा? B। तो बात समझिए, XA P नॉट A क्या हो गया? 0। P नॉट A 0। अच्छा, P नॉट A 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये वेपराइज ही नहीं होगा। वेपराइज नहीं होगा तो P नॉट ही 0 हो जाएगा। प्लस XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? और P नॉट भी P नॉट है। चेक करो, चेक कर लेना। तो यहां से थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट का वैल्यू आएगा XA। चेक करो, तो यहां से आप देखो कि P नॉट माइनस PS ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? पहले P नॉट था, अभी PS है, तो P नॉट माइनस PS क्या हो गया? लोअरिंग, मतलब इतनी कमी आई। एंड P नॉट माइनस PS बाई P नॉट ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव हो गया ना, P नॉट में कमी आई। एंड इट इज इक्वल टू XA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ये देखिए, चेक करिए, इसका मतलब एक मोटी मोटी चीज आई कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट इज एडेड, समझिए, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट is added, then vapor pressure of solvent decreases and relative lowering in vapor pressure will be equal to mole fraction of non volatile solute. check करो,
क्या भाई कहानी समझ में आई? क्लियर? अब एक बात समझो, जब आपने पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को एक्स ए लिखा, क्या इसको हम एन ए बाई एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं? भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सल्यूट का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो ये आपने लिख दिया। आप समझिएगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो क्या जो Na है वो बहुत कम होगा Nb से, यानी सल्यूट जो है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बेटा क्या होगा? बहुत कम होगा। तो क्या ये निगलेक्ट हो जाएगा? तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का वैल्यू Na बाई एम बी लिख सकते हैं। देखिए, बट it is valid only for very dilute solution। समझिएगा। अब देखिए, अगर अपन कोई डाइल्यूट का कंडीशन ना लगाएं तो क्या यहां पे Na बाई Na प्लस एन बी लिखिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर कीजिए और सिंप्लीफाई करिए तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी होगा। देखिए, एंड ये ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है क्योंकि इसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट माइनस बाई पी एस बाई एन ए बाई एन बी। क्लियर है बेटा? देख लीजिए। तो ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। बात जरा समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन आया, समझिएगा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ यूरिया should be added in 300 gram of water to reduce the vapor pressure by 2%। सोचो, क्वेश्चन समझिएगा। करा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया शुड बी एडेड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर बाई 2%। इस तरह क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। देखो होगा क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करा 2% से कम हो जाए, यानी क्या, अगर हम पी नॉट का वैल्यू 100 मान लें तो पी एस कितना होगा? 98 होगा। देखो चेक करो, कभी परसेंटेज दिया हो तो 100 में ले जाओ ना, क्यों जबरदस्ती कैलकुलेशन कर रहे हो? तो पी नॉट 100 मान लो तो 2% से कम हो गया तो पी एस 98 हो गया। अब देखो, आपको बोला गया न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो पी नॉट 100 पी एस 98 बाई 98, ये क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट। तो W ग्राम मान लीजिए यूरिया मिला है तो W बाई 60 डिवाइड बाई 300 बाई 18। ये लो, क्या यहां से W सॉल्व कर लिया जाएगा? देख लीजिए, आंसर आ गया, कुछ नहीं था। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां से अपन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। क्लियर? ठीक है। अब देखो,
रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझिए, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो, अगर हमने Na मोल सल्यूट को मिलाया है Nb मोल सॉल्वेंट में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि Nb मोल सॉल्वेंट में Na मोल सल्यूट है। चेक करो बेटा। सो Nb इंटू Mb, Mb क्या होगा? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो Nb इंटू Mb ग्राम सॉल्वेंट हो गया। चेक करो, में Na मोल सल्यूट। अच्छा, मोलालिटी की डिफिनीशन होती क्या है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट कितना है। तो अगर हम 1000 में निकालें तो यहाँ आएगा Na बाई Nb इंटू Mb इंटू 1000। चेक करो, क्या यही मोलालिटी हो जाएगी? सो मोलालिटी का वैल्यू क्या आया समझो। Na बाई Nb का वैल्यू लिख सकते हो P0 माइनस PS बाई PS, ये देखो, इंटू 1000 बाई MB, ये देखो। बट ध्यान रखना, Mb जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, सल्यूट का नहीं है। बात जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्वेश्चन करा, फाइंड द वेपर प्रेशर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मोलर का वेपर प्रेशर निकालना है। बहुत आसान है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, खट से आ गया। क्या याद है? ये देखो, यहां मोलालिटी की जगह रख दीजिए 1, P0 कितना रखिएगा? P0 100 डिग्री पे P0 कितना होता है? 760 mm Hg। वाटर का लेना ना भाई, BP के बराबर, इंटू 1000 बाई कितना? ध्यान रखना 180 नहीं 18 सॉल्वेंट का होता है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। PSC तो निकालना था। देखो PSC तो अननोन है, निकल आएगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इससे मतलब बहुत कोई लफड़ा नहीं है। क्या समझ में आया? तो यानी ये समझ में आ गया कि जब भी हम सल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर? यहां से बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों साथ में पढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान समझिएगा होता क्या एग्जैक्टली में। अगर हम इसमें फेज डायग्राम ऑफ वाटर की बात करते हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व होता है। देखिए, यहां होता है आपका लिक्विड,
यहाँ होता है वेपर, यहाँ होता है सॉलिड। ये होता है O, ये A, ये B, ये C। समझिए, जो OA लाइन है वो बताता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को। क्या बताता है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को। OB बताएगा आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को, और OC बताएगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम को। देखिए, क्लियर? ये वाटर का है, प्योर वाटर का ग्राफ है भाई ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जब आप इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, अच्छा ओ ट्रिपल पॉइंट है बेटा। ओ क्या है? ट्रिपल पॉइंट। इसमें क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, लिक्विड सॉलिड सब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में। तो यहां से अपन क्या कर रहे थे कि अपन ने क्या कहा कि जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी वाई एक्सेस वाला नीचे आएगा ग्राफ का वेपर प्रेशर। सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो खास बात ये ट्रिपल पॉइंट है। जब नॉन वोलाटाइल तो वेपर प्रेशर तो बेसिकली लिक्विड वेपर का होता है, तो ये नीचे आएगा, ये वाली लाइन। लेकिन ये जो ट्रिपल पॉइंट है इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2 साल पहले एडवांस का क्वेश्चन था। ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये इस लाइन को नहीं छोड़ता, यानी सॉलिड और वेपर में तो कोई चेंजेस हुए नहीं ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये वाला ट्रिपल पॉइंट यहां आ जाता है, इसी लाइन पे रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, फिर समझ लो। ये ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे रहेगी। ये जो है सॉल्यूशन का है, क्लियर है? और ये वाली जो व्हाइट वाला देख रहे हो आप, ये सॉल्वेंट का है, वाटर का, प्योर सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, केवल वाटर की बात हो रही है। ठीक है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ही कंपेयर कर लें, सो अगर हम यहां प्रेशर 1 atm मान लें, तो क्या 1 atm के करस्पॉन्डिंग लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा, पहले यहां था ना बेटा ये सॉल्वेंट का, तो यानी ये T0, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चेक करो, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर इस 1 atm की लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो ये वाली लाइन यहां कट की, ये है TB, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जितना बढ़ गया, ये इतना ही तो बढ़ा बेटा, देखो ये, इसी को बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहानी क्लियर हुई? देख लो, देख लो अच्छे से। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये आप देखो तो पहले ये यहां पे कट कर रहा था, यानी यहां कहीं ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था। चेक करो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी ये देखो ये पीछे आ चुका है, ये जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और ये घट गया है, इतना घटा, ये देखो, तो इसका नाम है डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देख लो, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, तो डेल्टा TF डेल्टा TB कैसे आता है? समझ में आया कि जब वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये कहानी है। कहानी क्लियर भाई? अब इस पे बात करेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हटा देते हैं इसको, आगे समझिए। अब जो है बात समझिए क्या होगा, कैसे होगा। तो एक तरफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब
अब ये हुआ, ये जो दो टर्म है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? तो सिंपल, जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल सल्यूट में लाइएगा, सोचिए जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल सल्यूट में लाइएगा क्या उतना वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर घटेगा, कर्व नीचे आएगा, कर्व नीचे आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घट जाएगा। यानी जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ये देखिए मोलालिटी, मोलालिटी के क्यों? क्योंकि मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो फिक्स कर दिए और उसमें कितना ज्यादा मोल मिलाओगे उतना डेल्टा टी भी बढ़ेगा। इसी तरह डेल्टा टी एफ भी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होगा। सो डेल्टा टी बी का वैल्यू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ का वैल्यू के एफ इंटू एम। के बी के एफ क्या है? के बी को बोलते हैं, के बी क्या है देखो, ये है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ये केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, अगर सॉल्वेंट आप सेम रखते हो तो के बी सेम रहेगा। इसी तरह जो के एफ है ये है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली। एंड के बी का जो है एक फॉर्मूला और होता है, देखिए अभी बताते हैं क्या है। इसी तरह के एफ का भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूले हैं। ये देखो, अब यहां जो टी नॉट है, समझिए टी नॉट क्या है। जो यहां टी नॉट है, टी नॉट ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। टी नॉट हो गया। एलवी, एलवी है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन एनर्जी पर ग्राम। मतलब समझो ध्यान से, यहां जो आपने एनर्जी पर ग्राम लिखा है इस पे समझो, इसका मतलब है एनर्जी का यूनिट कुछ भी हो सकता है, जूल, कैलोरी जो भी है, लेकिन पर ग्राम होना चाहिए, मोलर नहीं। अगर मान लो किसी की मोलर दी है, मान लो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है मोलर, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर का मतलब 1 मोल की दी है, यानी कि 18 ग्राम की दी है, तो उसको 18 से डिवाइड करके फिर यहां रखेंगे। क्लियर बेटा? सेम इसमें आ जाएगा। टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, एंड एल एफ जो है, एल एफ ये जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन एनर्जी पर ग्राम। देखिएगा क्लियर है? तो ये कहानी है, आपको बात क्लियर हुई कि भाई कैसे कैसे अपन बात कर रहे हैं। सो इसके बाद देखिएगा के बाद कहानी समझिए। यहाँ अपन ने डेल्टा टीबी का वैल्यू लिखा के बी इंटू एम, एम मोलालिटी, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के मोल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ये देखिए, वेयर स्मॉल w है वेट ऑफ सल्यूट, जो कैपिटल M है
यह है मोलर मास ऑफ सल्यूट, एंड कैपिटल W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये देखिए, इस फार्मूले को याद रखेंगे तो फायदा रहेगा। इसी तरह डेल्टा TF का वैल्यू सेम आएगा, बस KF आ जाएगा। सब सेम है, ठीक है बेटा, क्लियर। एक तो ये आया। डेल्टा TB क्या है? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इतना बढ़ा। सो अगर आपको कभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB। ये देखो, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। ये देखिए, अच्छा, डेल्टा TB और डेल्टा TF का यूनिट चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस का कोई यूनिट से फर्क नहीं पड़ता कि आप केल्विन में लिख रहे हो कि डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें देखो, सिंपल सा क्वेश्चन अगर करें अपन तो क्या करते हैं, देखिए, इफ 20 ग्राम यूरिया is added in 300 gram of water, then find boiling point and freezing point of solution। ये देखो, given delta TF 1.8 KF 1.86 KB 0.512। चेक कर लो, बहुत आसान सा है, केवल फार्मूला लगाना है, आंसर लिख देना है। देख लीजिए, क्वेश्चन आता है भाई, इस तरह का ध्यान रखना, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं भाई। डेल्टा TB का वैल्यू KBWMW इंटू 1000, तो यहाँ से KB का वैल्यू आपको दिया 0.512, W दिया है सल्यूट 20 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट है 60, और ये है आपका 300 इंटू 1000। चेक कर लो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, देखो क्लियर। तो यहाँ से आ गया आपका कितना आ गया भाई, 0.512 इंटू 10/9। चेक करो, तो यानी 5.12/9, ठीक है, क्लियर करो। तो 0.5 0.51 के आसपास। सो यहाँ से अगर अपन कहें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो अपन लिखेंगे 100 प्लस 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो, क्लियर है, क्लियर। इसी तरह डेल्टा TF निकाल लीजिएगा, कैसे, KF W/M इंटू 1000 रख दोगे फार्मूले में, यह आ जाएगा 1.86 20/60 इंटू 300 इंटू 1000। ये लो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आ गया 18.6/9। चेक करो, तो ये आ गया 2.0 ऐसे। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा प्योर सॉल्वेंट का 0 - 2.06, यानी -2.06 सेंटीग्रेड। ये देखो,
क्या भाई बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? मोलालिटी निकालना, ये करना, कर लोगे? आप देखो एक बात समझो, इसके बाद की कहानी क्लियर करें। एक आपने नाम सुना होगा एंटी फ्रीज सब्सटेंस। एंटी फ्रीज सब्सटेंस नाम सुना है कि नहीं? कुछ लोग करेंगे नहीं सुने, कुछ लोग करेंगे सुने हैं, एनसीईआरटी में भी होगा। अच्छा, एक बात कॉमन बात करते हैं। कॉमन बात ये है कि आपने जो है ये देखा होगा कि जब कभी कश्मीर की बात करें, वहाँ बर्फ़ जम जाती है रोडों में, तो बर्फ़ को हटाने के लिए क्या करते हैं? क्या मिलाते हैं? नमक। क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं। अच्छा, NaCl मिलाते हैं। NaCl एज अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो उससे कैसे, नमक से कैसे क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कभी नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाते हैं, समझिएगा, जब कभी नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाते हैं, क्लियर? सोचना, जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। अब देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्लियर? अब देखो समझना, दो चीजें, दो एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल बताएंगे। एक तो ये आइस वाला, दूसरा जो है आपने कभी देखा होगा, गर्मी मई जून का महीना चल ही रहा है, जैसे गर्मी में कुल्फी खाते हो? कुल्फी वो कैंडी वाली, यूपी वाले तो अलग कैंडी आती है, अपने यहाँ तो अलग टाइप की आती है। उसमें वो जो टंकी होती है ना जिनकी, जिसमें कुल्फी बनाते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं। अब क्यों मिलाते हैं, क्या इसका रीजन है, वो यहीं से आता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे यहाँ समझ लीजिए, अपने सिलेबस की बात नहीं है, जनरल है। जैसे मान लो कश्मीर का टेम्परेचर -13 डिग्री है, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर -13 डिग्री है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, यानी अगर मेल्ट करना है तो -13 से 0 तक की जो एनर्जी चाहिए, क्या उतनी जब वो आइस एब्जॉर्ब करेगा तो मेल्ट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बोले कोई डाउट नहीं। -13 से लेके 0 तक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेके वो पिघलती रहती है। अब क्या होता है कि अगर आपने इसमें नमक मिला दिया, नमक मिलाने से क्या होगा, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। अच्छा, घट के कितना हो गया? मान लो -5 हो गया, सपोज। यानी अब जो है ये मेल्ट भी करेगा वो -5 पे। तो अब एनर्जी डिफरेंस कितना चाहिए? -13 से लेके -5 तक। चेक करो, -13 से -5 का डिफरेंस कितना होगा? कम होगा ना। -13 से 0 और -13 से -5, इसका मतलब इसको क्या कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब जल्दी मेल्ट कर जाएगी। देख लीजिए, ये है इसका लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक क्या है कि देखो, कुल्फी की बात करें, कुल्फी में क्या होता है? कुल्फी में क्या होता है कि अगर आप ये देखो कि नॉर्मल टेम्परेचर मई जून में कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है नॉर्मल, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 0 डिग्री। बोलो बोलो भाई। सो अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो यानी 0 से लेके 45 तक आप गर्म कर रहे हो। 0 तो मेल्ट तो होनी है, 0 से लेके 45 तक का डिफरेंस का एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो मेल्ट कर रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर -5 डिग्री हो जाए, -5, तो यानी कि 0 से लेके इतनी एनर्जी थी, अब -5 है, तो इसका मतलब ये जो है ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। बस इतना फर्क है। जब मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग आइस में वहां मिलाते हैं नमक, जिससे वो जो टंकी में आइस है वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रहे, जिससे वो जिसको कुल्फी है वो पिघले ना। अब देखो, तो
एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होते हैं? एंटी फ्रीज सब्सटेंस वो होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करते हैं, उन्हें हम एंटी फ्रीज सब्सटेंस कहते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज द बेस्ट एंटी फ्रीज सब्सटेंस फॉर वाटर, क्योंकि इसको मिलाने से बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं कि इंजन खराब हो जाए। तो होता क्या है, ये मिलाते कहाँ हैं? जैसे कार रेडिएटर में पानी होता है, अगर आप जम्मू कश्मीर में गाड़ी चलाओगे ठंड में तो पानी तो जम जाएगा, अगर पानी फ्रीज हो जाएगा तो फिर वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो वहाँ कार रेडिएटर में हम लोग ये मिलाते हैं जिससे पानी फ्रीज ना हो। क्या समझ में आ गया? ये कहानी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि भाई ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या है। तो होता क्या है कि जैसे आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्रेशर इसका बेटा P0 है। ओके, प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर कितना है? P0। और इसको जो है ये है आपका सॉल्यूशन। ये देखिए, सो इसका प्रेशर PS है और ये जो आप देख रहे हो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, SPM क्या है बेटा? SPM। क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही निकल सकता है, सल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज द प्रेशर डिफरेंस। अगर हम ये बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज द प्रेशर डिफरेंस, अब इसका क्या मतलब है? इन SPM अपन ये कहें कि हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है, बताया क्या? एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ध्यान से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स always moves from higher pressure to lower pressure। ये रूल है, प्रेशर डिफरेंस का मतलब यही है। तो देखो, when the solvent and solution are separated by SPM, चेक करो भाई, when the solvent and solution are separated by SPM, then solvent particles moves from higher pressure to lower pressure. According to principle of the osmosis, solvent particles moves from higher pressure to lower pressure. This means when the solution and solvent are separated by SPM, then solvent particles moves from solvent to solution, solvent to solution, and it is known as osmosis। क्या कहानी क्लियर हुई? चेक करो, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? P0 माइनस PS। क्लियर? ध्यान सुनिएगा,
प्रेशर डिफरेंस से आ गया। अब ध्यान सुनिए, अब ये तो ऑस्मोसिस क्लियर हो गई भी, ऑस्मोसिस समझ में आ गया। और इन व्हेन द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय एसपीएम देन सॉल्वेंट पार्टिकल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, यही है ऑस्मोसिस। क्लियर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझिएगा। अगर हम बात करें कि यार ऑस्मोसिस तो ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ध्यान सुनिएगा। द एक्सटर्नल प्रेशर applied in solution region, the external pressure applied in solution region to prevent the osmosis is known as osmotic pressure। समझो, यहां पे प्रेशर बेटा कितना है, पी नॉट, यहां पे पी एस, यहां का कम है, तो जितना कम है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर यहां से लगा दें जिससे ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है क्या वो पी नॉट माइनस पी एस के ही तो बराबर है। चेक करो, क्यों, जितना इसका डिफरेंस है उतना बाहर से प्रेशर लगा दोगे तो दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कहानी क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, जो पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ऐसा क्यों आया ये समझो, इससे कैसे, सिंपल सा कहानी है कि जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर घट गया होगा, जितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही वेपर प्रेशर घट गया होगा। अच्छा, ये पीएस उतना घटेगा तो उतना ही आपको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। एंड पाई प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, हायर टेम्परेचर पे पी नॉट ज्यादा होगा, और पी नॉट ज्यादा होगा तो पी नॉट माइनस पी एस का डिफरेंस, पी एस भी ज्यादा होगा बट उतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना टेम्परेचर बढ़ने से पी नॉट में आएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस का डिफरेंस भी बढ़ेगा। दोनों को मिला दें पाई इक्वल टू सी आर टी, कहीं कहीं बुकों में ध्यान रखना ऐसा लिखा होगा पाई इक्वल टू सी एस टी, आर की जगह एस यूज कर लेता है, सोल्यूशन कांस्टेंट है वो, गैस कांस्टेंट ही ध्यान रखना। ठीक है, आर और एस दोनों सेम है, वैल्यू सेम है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्लियर है भाई। तो ये जो है आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहानी समझ में आई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया भाई, क्लियर। देखो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया देखो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दोनों को हमने एसपीएम से क्या किया, सेपरेट किया। C1 मोलर या C2 मोलर कंसंट्रेशन दिए हैं। क्लियर। बोथ सॉल्यूशन हैव सेम अमाउंट of same solvent and in both solution the same solute have different concentration। क्लियर। सेम सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट का नेचर सेम है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है, इसका मतलब दोनों का मोल अलग अलग है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
A part, if C1 greater than C2, then freezing point of A greater than freezing point of B। बात जरा समझिएगा ध्यान से। सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आयोनाइज नहीं होगा, नहीं तो पता चला कहानी कुछ और हो गई। सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये आयंस में टूटेगा नहीं। इफ C1 greater than C2, then boiling point of A greater than boiling point of B। If C1 greater than C2, then solvent moves from A to B। D, if C1 greater than C2, then vapor pressure of A less than vapor pressure of B। ये ऑप्शन है भाई। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान से आपने बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो एक बात समझो, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी ये है। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है बेटा, सेम है, ठीक है, और सल्यूट भी सेम है बट उसका मोल अलग अलग है, ठीक है। अब अगर कह रहा है C1 का वैल्यू C2 से ज़्यादा है, यानी यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा सोचो, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी इसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट ज़्यादा है। अगर नॉन वोलाटाइल सल्यूट ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा किसका, ए का। तो ये सही हो गया, चेक करो पहला। दूसरा, जितना ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सल्यूट होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ये सही है, चेक करो, ये चेक करो। C1 greater than C2 then solvent moves from A to B। देखो यहां पे इसका C1 ज्यादा है, C1 ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से यहां मूवमेंट होगा, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय SPM then solvent particles moves from lower concentration to higher concentration through SPM। क्या कहानी क्लियर है, देख लीजिए, इसके ये आंसर आएंगे। क्लियर? अब देखिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बेसिकली दीज आर रिलेटिव टर्म्स। देखो रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। हाइपर, हाइपो, देखो हाइपर ग्रेटर, हाइपो लो, मिलाओ, हाइपर ग्रेटर, हाइपो लो। क्या भाई कहानी क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इफ द, मान लीजिए दो सॉल्यूशन लेते हैं, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, then A will be hypertonic
with respect to solution B, and solution B is hypotonic with respect to solution A, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा। क्या कहानी क्लियर? एंड अगला पार्ट ये है कि इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी आर सेम, ठीक है, देन both are isotonic to each other। ये देखिए क्लियर? अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फिर हम कहेंगे दोनों क्या है बेटा? आइसोटोनिक टू ईच अदर। यानी पाई1 इक्वल टू अगर पाई2 हो जाए, यानी इसका मतलब C1RT का वैल्यू C2RT हो जाए तो C1 इक्वल टू C2, लेकिन ये फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि जो आयंस में ना टूटे, तो अगर C1 का वैल्यू C2 आ रहा है तो हम कहेंगे आइसोटोनिक है, लेकिन अगर ये आयंस में टूट गया तो फिर ये नहीं होगा। आगे बात करेंगे उसकी, देख लीजिए। क्लियर है बेटा? इस चैप्टर से थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थ्योरी पे भी फोकस रखना। अब हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जब कोई सल्यूट आप मिलाते हो और वो आयोनाइज हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तो फिर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो देखिए सिंपल, लाइक A2B3 जब इसको आपने आयंस में मिलाया तो देखिए, मतलब जो वाटर मिलाया तो कैसे टूटा। ये देखो, एक्चुअली में क्या था कि जब हम इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट में लाते थे तो केवल हमारा फोकस इसी में होता था, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में टूट गया, क्लियर, अगर ये आयंस में टूट गया तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे होती हैं। इसका मतलब इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण होगी, क्लियर। अगर इसका C कंसंट्रेशन हो, ये बिगिनिंग में 0 0 हो, और इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा हो, तो C1 माइनस अल्फा लिखना तो पता ही है, तो यहां लिख दीजिएगा 2C अल्फा, यहां 3C अल्फा। ये देखो, तो यहां से जो C नेट होगा, C नेट मतलब नेट कंसंट्रेशन, ये आएगा आपका C1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा प्लस 3C अल्फा, यानी C माइनस C अल्फा प्लस 2C अल्फा प्लस 3C अल्फा, यानी C1 प्लस 4 अल्फा। चेक करो बेटा, यानी हम मिलाए थे C और C नेट हो गया C टाइम्स 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा कितना है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा। इसी को देखो, इसी को जो है CI लिख देते हैं, और I का मतलब यहां I का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 4 अल्फा। और ये जो Y है, I है, ये वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। I क्या कहलाता है? वांट ऑफ फैक्टर। सो बेसिकली अगर हम अब बात करें कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर I। तो देखो, जो I होता है, I ये क्या होता है समझो। I इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब नेट नंबर ऑफ मोल्स।
नेट नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, समझो, डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। जैसे दिस इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन की बात करें तो नेट नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, C1+4 अल्फा। तो C1+4 अल्फा, इनिशियल कितना था C, तो I कितना हो गया 1+4 अल्फा। ये देखो क्लियर है, आई निकालना आ रहा है। अब देखो बार बार ये आपको करना नहीं है, हम आपको आई निकालने का तरीका बताते हैं कि कैसे निकालना है कभी भी, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर ही पूछ लेता है, कोई भरोसा नहीं है। एडवांस की बात कर रहे हैं, मेंस में तो आएगा ही। कुछ लोग व्हाट्सएप उसमें यूट्यूब पे जो है ना मैसेज करते रहते हैं, सर इज दिस सफिशिएंट फॉर एडवांस। बेटा जो अपन पढ़ाते हैं ना, थ्योरी मेंस एडवांस पूरी है, ठीक है। एडवांस के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। अब आपको हमारे को 2 लेक्चर मिले सोल्यूशन के, अब 2 सोल्यूशन में प्रैक्टिस थोड़ी ना करा सकते हैं बेटा, या तो पढ़ा लो या तो प्रैक्टिस करा लो, भाई एक ही चीज़ हो पाएगी ना, कैसे होगा ना। तो देखो ध्यान से, A2B3 ये जब टूटा तो 2A + 3 + 3B-2 में। क्लियर। अगर आपको आई निकालना है, कुछ मत करो, इसका 1 मान लो हमेशा। आई निकालने के लिए हमेशा 1 मानो, ठीक है बेटा, हमेशा 1। बिगिनिंग में क्या दिया उससे कोई लेना देना नहीं। 1 - अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, क्या ऐसा लिख पाइएगा आप? सी भी छोड़ो, कुछ जरूरत नहीं। तो आई का वैल्यू सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। ये देखो और अगर आपको सी नेट निकालना है तो C × I कर दो, तो C1+4 अल्फा, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, देखो क्लियर। कभी भी आपको आई निकालना है, बिगिनिंग 1 मानो, अल्फा लिखो, आयनाइज करो, सब जोड़ दो। देखो फॉर डिसोसिएशन जो आई है वो >1 होगा, ध्यान रखना। फॉर डिसोसिएशन आई हमेशा >1 है। अब जो है बात जरा समझो, क्लियर करो। इसके बाद अगर अपन बात करें कि मान लीजिए 3A से A3 हो गया, ये क्या है? ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन ट्राइमर बोलते हैं इसको। 2 से 2 1 हो जाना डाइमर, 3 से 1 हो जाना ट्राइमर। 1 - अल्फा अल्फा/3, ये देखो आई का वैल्यू क्या लिखिए, 1 - अल्फा + अल्फा/3, दिस इज 2 अल्फा/3, ये देखो। तो आई का वैल्यू 1 - 2 अल्फा/3। सो फॉर एसोसिएशन आई जो होगा <1 होगा, ध्यान रखना। क्लियर है भाई? समझ में आया? देख लीजिए, आई निकालना आ गया आपको। कोई भी आ जाए इस तरह क्वेश्चन, देखो आईटी क्वेश्चन करा दें एक, कैल्शियम नाइट्रेट। फॉर कैल्शियम नाइट्रेट the degree of ionization is 40%. Find I। एडवांस का क्वेश्चन है, देख लेना, इस तरह क्वेश्चन आया तो देखो ये लो, सब ऐड कर दो। 1 - अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 + 2 अल्फा।
अल्फा का वैल्यू दिया है 40% यानी 0.4, 40% का मतलब होता है 100 के रेस्पेक्ट में, तो 1 + 2 × 0.4 1.8, लो आंसर आ गया। एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस देख लो, आईटी एडवांस बहुत टफ पेपर बताते हैं लोग, आता है। क्लियर। एक बात और, दूसरी बात, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब ये अल्फा अल्फा भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, 1 - अल्फा डायरेक्ट। देखो ये कैल्शियम नाइट्रेट है, अगर ये 100% आयोनाइज होगा, क्या होगा, अब क्वेश्चन में लिखा होता है कभी कभी, अगर कोई सल्यूट 100% आयोनाइज होता है तो उसका आई नंबर ऑफ आयंस के बराबर हो जाता है, 1 और ये 2, तो आई हो जाएगा 3। फॉर 100% आयोनाइजेशन आई कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। सो जनरल, इन जनरल आई का वैल्यू देखना कैसे लिखते हैं, कितने आयंस हैं, एक आयन, दो आयन, तो 3 आयन है तो लिख दो 1 + 2 अल्फा, ये देखो खत्म, अल्फा का वैल्यू दियो, लिख दो डायरेक्ट एक लाइन में। जितने आयंस हो उससे कम अल्फा लिखना है, ऐसे समझो आप। जैसे देखो, अगर देख लिखना आ गया तो तुरंत तुरंत काम हो जाएगा, जब तक लोग सोचेंगे तब तक आपका काम हो गया। ये देखिए I = 5 होगा फॉर 100% आयोनाइजेशन, बोलो क्यों, 4 और 1 5। इन जनरल I = क्या होगा, देखो Al2SO4 होल थ्राइस, 3 और 2 5, आई का वैल्यू लिख दो 1 + 4 अल्फा, खत्म। लो लिखना आया, बहुत आसान है यार। अब बात आगे समझिए, देखिए आया, अब क्या होता है कि ऐसे देखो, सी नेट क्या होता है, आई इंटू सी, यानी पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सी थी, अभी आई टाइम्स हो गई हैं। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मोल से निकालते थे, सी मतलब मोल्स 1 लीटर में ना, तो सी इंटू आई हो गया ना सी नेट। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सी नेट से होगी, इसका मतलब जो आई है, आई = समझना, क्लियर। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझिएगा भाई, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों हुआ समझो, क्योंकि नॉर्मल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आई टाइम्स आएगा। अच्छा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब एक्सपेरिमेंटली, और नॉर्मल का मतलब थ्योरेटिकली, यानी हम डिसोसिएशन कंसीडर ना करें तो नॉर्मल। देखो क्लियर, एक आया। दूसरा क्या होता है कि एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जो होता है एग्जैक्टली में जो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं जनरल, ऑब्जर्व का मतलब होता है जब वो आयोनाइज या एसोसिएट हो जाता है तब, यानी उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। क्लियर। तो ये अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मोल्स पे डिपेंड करती है, मोल्स = वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा, वेट तो फिक्स्ड ही है, चाहे वो आयोनाइज हो चाहे वो एसोसिएट हो, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट यहां से उल्टा हो जाएगा। देखो तो यानी यहां लिखिएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, द मोलिकुलर वेट ऑफ CaCl2 व्हेन इट 100% आयोनाइजेस। चेक करो, अब लगेगा क्वेश्चन आया एग्जाम में और तुम्हें लगा कि अरे यार ये पूछा क्या है भाई, CaCl2 का मोलिकुलर वेट, अरे राम राम, ये तो साला 10वीं 8वीं में भी नहीं पूछता एग्जाम में। ऐसे
इसका जो नॉर्मल मोलिकुलर वेट है वो होता है 111, Ca का 40, Cl2 71, 111। अब एक ऑप्शन पक्का 111 होगा और 80% और 90% लोग 111 टिक कराएंगे। क्यों? उन्हें होश ही नहीं रहेगा कि ये लिक्विड सोल्यूशन क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई का जो वैल्यू होगा वो देखो, नॉर्मल मोलिकुलर वेट बाय ऑब्जर्व, नॉर्मल मोलिकुलर वेट शॉर्ट में लिख देते हैं बाई ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। पूछा क्या है ये वाला, तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट जो होगा नॉर्मल बाई आई, इसका आई क्या होगा 3, क्यों 100% आयोनाइज। देखो समझ में आया, ध्यान रखना है, यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे एक बात और ध्यान रखना, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो बेंजीन में डाइमराइज हो जाते हैं, फिनॉल भी डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने का मतलब कि जो जैसे बेंजोइक एसिड है, इसके 2 मोल लीजिएगा ना और बेंजीन सॉल्वेंट में, तो ये इसका जो है ये बन जाता है। ये देखो ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल डाइमराइज हो जाते हैं बेंजीन सॉल्वेंट में, ध्यान से। तो इसका आई अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो, ये देखो। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या फर्क आएगा? फर्क इतना आएगा, जहां सल्यूट का मोल होता था वहां वो आई टाइम्स हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर? जैसे पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद आ रहा है, P0-5PS, इसको क्या लिखते थे हम, Na/Nb, याद आ रहा है, तो यहां आई टाइम्स हो जाएगा। सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं, क्यों, सल्यूट ही तो आयोनाइज हो रहा है भाई, तो सल्यूट क्या हो जाता है, आई टाइम्स, पहला। दूसरा, डेल्टा टीबी का वैल्यू Kb होता था m, और ये हो जाएगा आई टाइम्स Kb इंटू आई एम। आई एम क्यों? क्योंकि मोलालिटी था नंबर ऑफ मोल्स, तो अब आई टाइम्स हो जाएंगे। थर्ड, डेल्टा TF आई KF इंटू एम। फोर्थ, पाई इक्वल टू CRT लिखते थे ना, अब ICRT लिखेंगे। देखो क्या भाई, बात समझ में आई? ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अल्फा दिया होगा, आई टाइम्स करना है, बहुत कोई होता नहीं है, सीधे फॉर्मूले में लगाना होता है और आंसर आ जाता है, बस आई निकालना आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आई कब रखना है, आई कब नहीं रखना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज हो रहा है, तो आई रखेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, अपने यूरिया, इनमें आई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखो, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या सी नेट ए इक्वल टू सी नेट बी, याद आया, कंसंट्रेशन सेम, तो यहां लिखिएगा I1C1 इक्वल टू I2C2। ये देखो, ये सही है, ये हमेशा सही है। लेकिन अगर C1 इक्वल टू C2 हो तो गारंटी नहीं है कि C1 इक्वल टू C2 क्या हो बेटा, सही हो। क्या समझ में आ गया? देख लीजिए। तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, समझ में आया? कैसे कैसे करना है, न्यूमेरिकल कर लोगे ना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगाना है, बस आई का ध्यान रखना है। आई कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए। लास्ट टॉपिक, solubility of gas in liquid। solubility of gas in liquid होता क्या है कि solubility of gas in liquid किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो बात समझो। solubility of gas in liquid depends on the following factors। पहला, फर्स्ट, नेचर ऑफ द गैस। दूसरा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए,
नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये कैसे, ऐसे समझिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पढ़े होगे ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब कि अगर गैस पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। ये बात समझ में आई। थर्ड पार्ट है इसका टेम्परेचर। सो बात समझिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases। ध्यान रखना, ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस लिक्विड से बाहर निकल जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी घट गई। देख लीजिए। फोर्थ, प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, इसी को हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्लियर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ये होता है कि ऑन, अगर आप एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर solubility of gas in liquid increases। ये है हेनरी लॉ। क्लियर? अब इसको कैसे समझें, थोड़ा सा समझो, बात जरा समझी जाए। क्या भाई इतनी कहानी क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई क्या है कि अगर if the solubility, ध्यान सुनो, if the solubility of gas in liquid is considered in terms of mole fraction of gas dissolved in the liquid, यानी P proportional to X gas, ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolves in liquid। देखो, यानी P इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू एक्स गैस, और ये KH होता है हेनरीज कांस्टेंट। और ये गैस कैसे कैसे डिपेंड करता है? ये गैस के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए, सो P इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, ये आया। अब मान लीजिए, लेट n मोल्स ऑफ गैस आर सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब डिसॉल्व इन कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देन देखो, देन जो एक्स गैस होगा ये आएगा N डिवाइडेड बाई N प्लस N। ध्यान रखिएगा, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है हेनरीज लॉ। क्लियर? देख लीजिए, KH का यूनिट, इसका जो यूनिट होगा ना, KH का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट। फॉर मिक्सचर ऑफ गैस की अगर बात करें, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस, तो जो पार्शियल, जैसे मान लीजिए ये है ABC, तीन गैसें हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा वो KH इंटू एक्स गैस A का होगा। ये देखो, यानी एक, ये A की सॉल्युबिलिटी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के पार्शियल प्रेशर की। कहानी क्लियर है?
देख लीजिए। इसी तरह ये KH भी A का होगा, ये देखिए, ठीक है, समझ में आया? ये कहानी है, ये है हेनरीज लॉ। क्या वही बात समझ में आई? क्लियर? देख लीजिए, क्या कहानी क्लियर है ना भाई? गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन का सॉल्व कर लेना किसी बुक से, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है, लिक्विड सोल्यूशन बहुत आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन हर साल क्वेश्चन आता है। क्लियर बेटा? ठीक। सो हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट समझी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैसे होनी है, ठीक है बेटा? कैसे आई निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा, ये आपने समझा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बात और थोड़ा समझ लें क्वेश्चन करने के पहले, कि 4 चीज़ें होती हैं: वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ठीक है बेटा? वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होगा। समझो क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सल्यूट मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? सी नेट के होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होगा। फ्रीजिंग पॉइंट फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होगा। देखो, ये याद रखना है आपको। क्लियर? जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, बोलेगा कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया, क्या होगा? तो देखो, कॉपर सल्फेट बेसिकली रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है, कॉन्सेप्ट फिजिकल का है। तो जब कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाइएगा तो इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां से आप देखिएगा कि इसमें 2 आयंस मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड टूट जाता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि पार्शियल आयोनाइज होता है, तो इसमें मान लीजिए नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन होता है, तो 4 और 2 6 टोटल नंबर ऑफ जो आयंस थे वो आपके पास, या पार्टिकल थे, वो 6 थे। यहां पे आप देखिएगा 2 हैं, यानी क्या जो सी नेट है, सी नेट वो लेस देन सी हो गया। देखो भाई, सी तो पहले 6 था, अभी सी नेट और कम हो गया, 2 ही हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि सी नेट घट रहा है। तो अगर सी नेट घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसमें घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आता है। कहानी क्लियर? तो आपको क्या करना होता है इस तरह क्वेश्चन में? आपको निकालना होता है बेटा सी नेट। अगर एक बार आपने सी नेट निकाल लिया तो सारे आंसर आ जाते हैं कि सी नेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये समझ। और सी नेट क्या होता है? सी नेट होता है C इंटू आई। अगर कोई आयनिक कंपाउंड आयोनाइज हो रहा है तो सी नेट जो होगा वो C इंटू आई होगा। आई निकालना आपको आता है, एक बार सी नेट आ जाएगा तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। देखिए, मान लीजिए बोला 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस 60% आयोनाइजेशन, ये सब आपको गिवन है, ठीक है भाई? ए पार्ट ए हो गया, बी पार्ट में 1.5 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2% आयोनाइजेशन, ओके। सी पार्ट में 1.5 मोलर यूरिया, यूरिया में कोई आयोनाइजेशन नहीं है। एंड डी पार्ट 1 मोलर K4FeCN6 90% आयोनाइजेशन। ये देखिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, अब बोलेगा कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऐसे बोल सकता है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? सी नेट निकाल लेना है बस। अगर सी नेट आप निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। इसका सी नेट देखो, C इंटू आई, तो C तो इसका 1 है और I होगा 1 + 4 अल्फा, तो 1 + 4 अल्फा इसका I होगा। अल्फा की जगह आप क्या रखिएगा? 0.6, तो अल्फा की जगह 0.6 रखेंगे तो 2.4
4 इंटू 0.6 हो जाएगा 2.4 3.4 3.4। चेक करो, यहां जो सी नेट आएगा वो आएगा आपका 1.5, 2 है 1 प्लस अल्फा आएगा, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना रखिएगा 0.02, तो 1.5 इंटू 1.02 ये चेक कर लेंगे। ये इसका जो सी नेट होगा वो 1.5 ही रहेगा और इसका जो सी नेट होगा ध्यान से देखिएगा 1 इंटू 4 1 5 तो 1 प्लस 4 अल्फा बेटा, और अल्फा का वैल्यू 0.9 रखिएगा तो 3.6 9 इंटू 0.9 इंटू 4 3.6 4.6। ये देखो सी नेट आ गया। अब देखो वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर देखोगे तो जिसका सी नेट सबसे कम है, जिसका सी नेट सबसे कम है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो यानी वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा बेटा सी का, सी के बाद आएगा बी का, बी के बाद आएगा ए का, ए के बाद आएगा डी का। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा डी ए बी सी। ठीक है, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का ये ऑर्डर रहेगा। देख लीजिए क्या समझ में आया? ऐसे बोलेगा विच हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब बहुत कोई मतलब तीरंदाजी का काम नहीं है। एक बार आपको सी नेट निकालना आ गया तो सारा काम मिनटों में हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया इसमें, ठीक है। और देख लीजिएगा आप क्वेश्चन कहीं से करिए, आराम से शीट करिए, मॉड्यूल करिए, आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए। बहुत आसान सा चैप्टर है, हर साल आता है, इसलिए करिएगा, क्वेश्चन जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।